رب زدني علما। इसके शुक्रिया। बाद हम लोगों ने ये जब हमारे पास IAS 32 ये फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज हो जाएंगे ना, अगला लेक्चर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो प्लान में रहता है, आप लोगों ने और भी देखना। इससे अगला लेक्चर हम करेंगे IAS 7 का। IAS 7 रिलेट करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग उससे अगला लेक्चर करेंगे अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जो कि IFRS 10 है। ये मेजर मेजर जो बड़े बड़े IAS हैं, जब ये हो ये जाएंगे बड़े तो मेजर है सर। यस। जी, ये जब बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर एक लेक्चर हम लोग करेंगे, प्रोबब्ली वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें छोटे छोटे IAS है। फॉर एग्जांपल IAS 37 है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज का है। फिर आपका जो है वो IAS 8 है, छोटा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। IAS 10 है। ये छोटे छोटे IAS हैं जो एक दिन के अंदर तकरीबन हम 3-4 IAS कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल है। इनको बिल्कुल एंड पे रखेंगे, वो इसलिए एंड पे रखेंगे कि ये इतने कॉन्सेप्चुअल हैं, इतने टेक्निकल हैं कि ये जरा बिल्कुल एंड पे जाके इनकी समझ आएगी। ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये कवर करते हैं। अच्छा जी, आज हम लोगों ने जो कवर करना है वो करना है IAS 32, IFRS 7 एंड IFRS 9। अच्छा, इसके साथ जो फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को कवर करता था ना पहले, वो IAS 39 भी होता था। ठीक है। जो कि सुपरसीड कर गया बाय IFRS 9 से। वो क्यों सुपरसीड कर गया, उसकी रीजनिंग क्या है? उसकी मेनली रीजनिंग है कि IFRS 9 है बेसिकली प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट से रिलेटेड। तो जो IAS 39 था ना, उसमें जब क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट करते थे ना, तो वो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं थी जितनी IFRS 9 में उसने आके कुछ बिजनेस टेस्ट इन्वॉल्व कर दिए, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट इट। कहता क्या है? कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। तो बड़ा सिंपल सी बात है। मैं अक्सर लोगों को ना, बच्चों को कहता होता हूँ कि अपनी जो जब भी पढ़ाता हूँ, एक बड़ी बेसिक सी इक्वेशन होती है अकाउंटिंग की, जिसे हम लोग कहते हैं एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है। आपके जो जो भी एसेट्स होते हैं वो लाइबिलिटी प्लस इक्विटी होते हैं। अच्छा, एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द सोर्सेज। ठीक है। और जो जो बल्कि नहीं, एसेट्स क्या है? वो रिसोर्सेज हैं। जो लाइबिलिटी और इक्विटी है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। ठीक है। रिसोर्सेज ऑफ फंड्स कौन से हैं? इक्विटी और लाइबिलिटी। और वो यूज करके हम उनके रिसोर्स जनरेट करते हैं जो कि एसेट होते हैं। दैट्स व्हाई एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस प्लस लाइबिलिटी। अच्छा, वो क्या कहता है? वो कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्या करता है, विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी। एक एंटिटी का वो फाइनेंशियल एसेट बन जाता है, बल्कि जबकि दूसरी कंपनी के लिए या तो वो इक्विटी होता है या वो लाइबिलिटी होता है। देखें, अब सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, तो उसकी या तो इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा या उसकी लाइबिलिटी, उसके बॉन्ड खरीदूंगा। ठीक है। अगर मैं उसके बॉन्ड खरीदता हूं तो मेरे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है, मेरे लिए वो एसेट है, बट उसके लिए लाइबिलिटी है। अच्छा, या मैं उसके शेयर खरीदता हूं तो मेरे लिए वो एसेट है, बल्कि जबकि उसके लिए वो जो है वो शेयर्स हैं, वो इक्विटी है। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हमें पता है दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो दो कंपनीज एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। एक एंटिटीज के लिए वो, एक एंटिटी के लिए एसेट होगा, दूसरी एंटिटी के लिए वो जो है वो या तो इक्विटी होगी या लाइबिलिटी होगी। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं? कहते हैं देयर वर न्यूमरस कंसर्न अबाउट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज्ड फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच लेड टू डिमांड्स फॉर एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द कंसर्न्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अच्छा, क्यों इतने तीन इसको क्यों लगते हैं स्टैंडर्ड्स? बल्कि पहले चौथा भी होता था, IAS 39 भी होता था, तो 4 IAS इसको कवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है, देयर हैड बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो, अगर इफ़ यू आर इन नाउ इन, तो आपको पता है कि ये जो बिटकॉइंस आए हैं, ठीक है, फिर बिटकॉइन से भी आगे एक आजकल चीज़ चल रही है जिसे वो कहते हैं NFTs। कोई आइडिया है आप लोगों को NFTs का? हम्म। सुना तो है, लेकिन हमने कुछ पढ़ा नहीं था। कोई बात नहीं, असल में निफ्टी। इसके ऊपर अभी स्टैंडर्ड्स आए भी नहीं है, लेकिन ये ट्रेड हो रहे हैं। इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स पे बहुत काम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन फंजेबल टोकन्स। ठीक है। अभी स्टैंडर्ड्स भी परेशान हैं कि इनको इनकी मतलब अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या उन्हें आना चाहिए
क्या उन्हें नहीं आना चाहिए? अच्छा, आगे वो क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैड नॉट डेवलप्ड इन लाइन विद ग्रोथ इन द इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे ये बात मैंने एनएफटीज की एनएफटीज के लिए अब अभी इस वक्त स्टैंडर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है। देर हैड बीन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद डेरिवेटिव्स। अच्छा, डेरिवेटिव्स की बात करें तो आपको पता है 2008 का 2008 का, बाकी बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं 2008 का जो स्लंप आया था वो इस वजह से आया था, वो इस वजह से आया था, लेकिन जो मेजर रिसर्च अवेलेबल है, मैं रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ, जो मेजर रिसर्च अवेलेबल है ना वो इसी बात को जो है वो सेकंड करती है कि देर वॉज अ प्रॉब्लम आई थी, जो है वो डेरिवेटिव्स की वजह से आई थी। अच्छा, डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि इटसेल्फ वो कुछ नहीं होते, लेकिन आप डिराइव की हुई वैल्यू होती है, जबकि बेस उसकी है ही को नहीं, डिराइव की हुई वैल्यू है, तो बस वो डिराइव की हुई वैल्यू पे हवा में बैलून, देर इज अ बैलून, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था? फिर अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस और ऑन मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो कुछ गेन और लॉसेस भी रिकॉर्ड नहीं थे, और इसलिए इतने आईएएस आए। कंपनीज कुड चूज व्हेन टू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स ऑन इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू स्मूथ द प्रॉफिट्स। तो अर्निंग मैनेजमेंट वाला काम हो रहा था, और वो अभी भी होता है इनको यूज करते हुए। कैसे होता है हम पढ़ेंगे। There are three reporting standards that deal with financial instrument. IS 32 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रेजेंटेशन को डील करता है। IFRS 7 है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्क्लोजर को डील करता है। और IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ये मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन को डील करता है, ठीक है जी। इसके साथ मैंने आपको जैसे कि बताया IFRS 39 होता था जो कि सुपरसीड कर गया, अब उसकी जगह जो है वो IFRS 9 है, ठीक है जी। बात करते हैं IAS 32 की, डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS 9 भी करता है मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन की बात करता है। IFRS 9 deals with how financial instruments are measured and when they should be recognized in the financial statement, and IFRS 7 deals with the disclosure of financial instrument in the financial statements। अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं, ये जो आने वाला दौर है ना, ये चाहे हराम या हलाल को हम लोग साइड पे करके बात करें, ये बिटकॉइंस का है, ठीक है। ये जो है जिसे वो क्या कहते हैं, फिनटेक का है सारे का सारा अगला दौर। तो हमें भी प्रिपेयर होना है, बीइंग अ फाइनेंस जो है अकाउंटिंग और फाइनेंस के प्रोफेशनल, वी शुड इक्विप और सेल्फ विद दीज टूल्स। अच्छा जी, स्टार्ट करता है वो फाइनेंशियल एसेट्स से। कहते हैं फाइनेंशियल एसेट क्या है? फाइनेंशियल, देखिए पहली बात है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो चीज़ें होती हैं, या वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या वो फाइनेंशियल एसेट होगा। अच्छा, अब क्या होगा अगर वो फाइनेंशियल एसेट होगा, तो एक के लिए वो फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरे दूसरे के लिए इधर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या वो इक्विटी होगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट को डिफाइन करता है, फाइनेंशियल एसेट क्या है? वो कैश है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्चुअल। अच्छा, कैश को क्यों कह रहा है? कैश तो हार्ड कैश है भाई। कैश, व्हाट इज कैश? कैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कैश देखें, आप दिरम्स देखें, आप पाक रुपीस देखें, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि दिस इज बैक बाय गवर्नमेंट, मतलब वो लिखा होता है उर्दू में, हमल हजा को मुतालबे पर अता करेगा, इस तरह की उर्दू लिखी होती है। दैट मीन्स दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइक यू आर यू आर हैविंग, आपने इतना काम किया और आपको इतनी वर्थ की चीजें मिल सकती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो करेंसी इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एंड यू। अच्छा, अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, तो ये भी फाइनेंशियल एसेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। देखिए, ये कोई आपकी फिजिकल एसेट नहीं है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से आपको एक राइट मिलता है कैश रिसीव करने का। ये रिसीवेबल का एग्जांपल है। व्हाट इज रिसीवेबल? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कभी सोचा हो आपने, तो एक रिसीवेबल, हम कहते हैं हमने पैसे रिसीव कर रहे हैं, हमारा एसेट है, हमारा करंट एसेट है। भाई कैसे करंट एसेट है? कैसे वो एसेट बन गया आपका? इन्वेंट्री तो फिजिकल है ना, कैश भी फिजिकल है, लेकिन अगेन कॉन्ट्रैक्ट है, तो कैसे बन गया आपका रिसीवेबल एसेट जो है? तो रिसीवेबल एसेट बनता है ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट। विच कॉन्ट्रैक्ट? सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके नतीजे में वो आप कहते हैं कि ये बंदा मुझे इतनी देर में इतने पैसे देगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव अ कैश और अनदर एसेट। अच्छा, वो कहता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। देखिए एसेट्स है ना, तो एसेट्स में पोटेंशियली फेवरेबल होगा तो एक्सचेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, या किसी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है जी? एग्जाम्पल्स इसकी हैं ट्रेड रिसीवेबल, जैसे मैंने बात कर दी, ये ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअली, सॉरी क्या क्या हो गया। अच्छा, ये ट्रेड रिसीवेबल जो सेकंड वाला है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और फाइनेंशियल एसेट। ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस इज, दिस इज
कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी। ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है किसी भी एंटिटी का कोई एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर आप फेवरेबल होता है तो आप उसे ट्रांजैक्ट करते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स तो डेफिनेटली ये भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एक फाइनेंशियल एसेट है। देखें, आप अगले कंपनी के एस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको क्या मिला? एक पीस ऑफ पेपर मिलता है ना, जिसके ऊपर लिखा होता है दिस 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 पर्सन हैज बॉट और इज ओनर ऑफ दिस मच शेयर। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है बेसिकली। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है विच इज गिविंग यू अ राइट टू रिसीव कैश और अदर एसेट्स। ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात है तो वो कहता है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स को इनिशियली रिकग्नाइज कैसे करना है, अब ये बताता है आईएफआरएस 9। आईएफआरएस 9 डील्स विद रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। एन एंटिटी शुड रिकग्नाइज अ फाइनेंशियल एसेट ऑन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हेन एंड ओनली व्हेन। ये बड़ा मजे का ये लाइन है, व्हेन एंड ओनली व्हेन। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ जब ये कंडीशन पूरी होगी द एंटिटी बिकम्स पार्टी टू कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जाहिर सी बात है, देखिए फाइनेंशियल एसेट क्या, फाइनेंशियल एसेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में जब तक गए ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में जब तक पार्टी बने ही नहीं, तब तक आप उस एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड कब कर कैसे करना है, इनिशियल मेजरमेंट कैसे होनी है, ये वो बता गया। इनिशियल रिकग्निशन कहाँ पे होगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होगी। और कैसे होगी? बेसिकली इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगी? एंड इनिशियल रिकग्निशन all the financial assets are measured at first at fair value. This is likely to be the purchase consideration paid to acquire the financial assets. अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी शेयर खरीदे आपने। जब आपने शेयर खरीदे तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, डेबिट इन्वेस्टमेंट होगी जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा कैश, कैश या बैंक। आपने कैश या बैंक से शेयर खरीदे होंगे। अच्छा, दूसरी कंपनी के आपने जो है वो डेट खरीदा, अगेन वो भी यही होगा, इन्वेस्टमेंट होगी किसमें? डेट में। और दूसरी तरफ क्या होगा? कैश या बैंक जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर रिसीवेबल्स है तो रिसीवेबल्स कैसे बने? आपने सेल्स की तो सेल्स क्रेडिट होगी, रिसीवेबल्स डेबिट हो गए। तो अगेन डेबिट क्रेडिट हमारे पास पूरा है। फाइनेंशियल एसेट्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की केस में क्या करेंगे? अब जरा आप लोगों ने ना बहुत तहम्मुल से रहना है, बड़ा जो है ना वो एक्टिवली रहना है। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं जी अगर फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, कंफ्यूज नहीं होना। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसी और एंटिटी के हैं, आपके लिए वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स परचेज ऑफ शेयर्स इन अदर एंटिटीज आर मेयर्ड एट ईदर। अब चॉइस दे दिया। चॉइस क्या कहता है? या तो वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के मेथड के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं, या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये एक डिफॉल्ट मेथड होता है। ये क्या होता है अभी हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप शेयर खरीदते हैं, बात बाकी पढ़ भी लेंगे। कहते हैं जब आपने शेयर खरीदे तो शेयर की अगर कोई कॉस्ट आपने पे की है, होती है ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। कहता है वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर देंगे उसे। डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करेंगे। और क्या होगा? जो शेयर्स हैं जो उनकी फेयर वैल्यू होगी, उन शेयर्स की फेयर वैल्यू से उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब क्या होगा? अब साल गुजरेगा, साल के एंड पे उसे दोबारा फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। अगर वो ऊपर चले गए होंगे तो उनका गेन जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लाएंगे। और अगर नीचे चले होंगे होंगे तो उनका जो लॉस है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही लाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लाएंगे। ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है। लेट्स रीड इट। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बता देता हूं, फिर हम लोग पढ़ लेंगे। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कहता है कि आपने जो है जब आपने शेयर खरीदे तो उनके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी उसको आपने एक्सपेंस आउट नहीं करना। उसको आपने क्या करना है? उसको जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसमें शामिल कर लेना। ठीक है। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में शामिल कर लेंगे तो अब वो क्या होगा? वो आप जो है उसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है। और फिर क्या होगा? फिर जब आप उन्हें उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे ईयरली बेसिस पे, तो होगा क्या? आपके पास जो है वो अप आएगा या डाउन आएगा। तो उस अप या डाउन को आप क्या करेंगे? आप उसे जो है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे। ठीक है। इक्विटी में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, और एक अलहदा अकाउंट बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट।
ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इसी तरह का जो हम लोगों ने IAS 16 में पढ़ा था, रीवैल्यूएशन रिजर्व, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। जबकि ये वाला जो अकाउंट है इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी शेयर्स नीचे चले गए तो फिर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अभी सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज अ डिफॉल्ट पोजीशन फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। डिफॉल्ट पोजीशन फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर कुछ और नहीं कहा गया होगा तो फिर ये होगा। Any transaction cost associated with the purchase of these investments are expensed, not capitalized. The investments are then revalued to fair value at each year end, with the gain or loss being shown in the statement of profit and loss। और किस सेक्शन में? ऑपरेटिंग सेक्शन में। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है। और डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि अगर कुछ ना कहा गया हो तो आपने यही यूज करना है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये क्या है? कहता है इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग है ये, क्लासिंग नहीं है, क्लासिफाइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, an entity may choose to class the investment as fair value through other comprehensive income. This can only be chosen if the investment is not held for trading। किस लिए खरीदी है? खरीदी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये वाला मेथड कब अप्लाई करना है? जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया। अंडर दिस मेथड ट्रांजैक्शंस कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड। ओके, investments are revalued to fair value each year end, with the gain or loss being taken to an investment reserve in equity and shown in other comprehensive income। ठीक है जी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दिस इज सिमिलर टू रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। द मेन डिफरेंस इज दैट there can be a negative investment reserve if fair value through other comprehensive investment is sold। The investment reserve can be transferred into the retained earnings on the और लेफ्ट इन द इक्विटी। तो ये वही तरीकाकार है जब जो कि जब हम रिवैल्यूएशन करते थे रिवैल्यूड एसेट के लिए था। ठीक है जी। तो इन सिंपल क्या होगा? फाइनेंशियल एसेट है, इक्विटी है, उसके लिए दो मेथड्स हैं। एक मेथड क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है? जब आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, जो भी उनकी कॉस्ट होगी, जो उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, उसे उसे आपने एक्सपेंस आउट कर देना है, और जो बाकी की अमाउंट है उसको आपने जो है वो कैपिटलाइज कर लेना है, अपने बैलेंस शीट में ले जाना है एज एन फाइनेंशियल एसेट। ठीक है जी। फिर उसको ईयरली बेसिस पे फेयर वैल्यू पे लाएंगे, गेन और लॉस जो आएगा उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले जाएंगे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ले जाएंगे। ऑन द अदर साइड फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, जिसमें क्या होगा? जिसमें फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या होगा? और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज किया जाएगा अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ इन शेयर्स। और क्या होगा? ईयरली बेसिस पे उसको फेयर वैल्यू पे उसका जो है मेजर किया जाएगा। गेन या लॉस को जो है हम लोग इक्विटी रिजर्व में ले जाएंगे थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो आ गया था इक्विटी के लिए। अब चलते हैं डेट के लिए। डेट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। डेट के लिए तीन मेथड्स हैं। पहले मैं आपको एक नेट शेल में बता देता हूँ, फिर हम लोग उसमें चलेंगे। डेट के लिए तीन मेथड्स हैं। एक मेथड है अमोर्टाइज मेथड, एक मेथड है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और एक मेथड है यही फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है, देखिए अगेन कितनी यहाँ पे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है फॉर द मैनेजर्स टू स्मूथ द अर्निंग्स। उसने कहा ना, आप इसलिए फिर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसलिए यूज करेंगे जब वो उसे आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो ये तो जजमेंट बेस है ना, टोटल जजमेंट बेस है। और जजमेंट बेस आगे भी मैं बता चुका हूँ, डायरेक्टर्स की मिनट्स ऑफ मीटिंग से पता लगता है इसकी जजमेंट क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जजमेंट क्या है। बेच भी सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखें फर्क कहाँ आता है। फर्क ये आता है कि जो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, वो आप उसे कैपिटलाइज करके एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे, कैपिटलाइज करके अपनी बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं, यानी आपके एक्सपेंस कम काउंट हो रहे हैं। एक्सपेंस कम काउंट हो रहे हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। जब प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो अल्टीमेटली आप मार्केट में सिग्नल जो है गलत भेज रहे हैं, जबकि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो कि आपने ट्रेडिंग के लिए रखी थी, तो वो तो अदर को वो लगना चाहिए था, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस लगना चाहिए था। लेकिन जजमेंट बेस है, आपने जजमेंट ये की है कि हम लोग उसे मैयर करेंगे थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव, तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव पे मैयर करें या वाइस वर्सा। तो देखिए कितने अर्निंग मैनिपुलेशन के चांस होते हैं, स्पेसिफिकली जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स इन्वॉल्व हो। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें मैंने तीन बता दिया। अमोर्टाइज कॉस्ट, यही फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम,
और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा एक इसमें वो बिजनेस टेस्ट ले आया, ये बेसिकली IFRS IAS 39 में नहीं था, जो कि IFRS 39 में अब उन्होंने इंक्लूड किया। व्हाट इज दैट, कहता है डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वुड आल्सो normally be measured at fair value through profit and loss. Again, an entity could choose to adopt one of two alternative positions. The first position is called amortized cost and requires that the following two tests are passed. ठीक है जी, amortized cost की बेसिस पे कर सकते हैं, टू नहीं है बेसिकली, थ्री है, ये तीन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर दो चलते हैं, या amortized cost पे चलते हैं या अदर कॉम्प्रिहेंसिव पे चलते हैं, लेकिन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी चल सकते हैं। The first position is called amortized cost and requires that following two tests are passed. टू टेस्ट कौन से हैं? बिजनेस मॉडल टेस्ट है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट है। अब जरा टेस्ट पढ़ते हैं। वो कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द entity's business model is to hold financial asset to collect the contractual cash flows rather than to sell the instrument prior to its contractual maturity to realize its fair value changes। तो अगर कंपनी ने बिजनेस मॉडल टेस्ट में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या कंपनी ने, एंटिटी ने जो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया, जो कि फाइनेंशियल एसेट्स कौन से हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था। और अगर तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करके भूल जाना है, यानी जब, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी नहीं होती, डेट इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी मीन उनका कोई टाइम होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई भी टाइम। तो अगर तो ऑब्जेक्टिव ये है कि 20 साल पूरे करने हैं और 20 साल पूरे करके, और जो 20 साल होंगे उसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअल उसकी कैश फ्लोज करनी है, जो कि सूद खाना है, और बाद में 20 साल जब पूरे हो जाएंगे तो तब फिर अपना जो है वो मैच्योर होगा, तो उसको जो है वो क्लेम करना है डेट इंस्ट्रूमेंट को। अगर तो बिजनेस टेस्ट ये कहता है। और साथ में दूसरा टेस्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट गिव राइज ऑन स्पेसिफाइड डेट्स to cash flows that are solely payments of instrument and interest on the outstanding amount। तो पूरी, अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है कि अगर तो कंपनी का काम, कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने सालाना या मंथली या जो भी सूद खाना है ओवर द पीरियड ऑफ द मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी तक उसे होल्ड करना है, तो फिर वो क्या यूज़ करेगी मेजरमेंट के लिए, फिर वो यूज़ करेगी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल। ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल कब यूज़ करेगी, अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का टिल मैच्योरिटी एंड सूद कमाने का। अच्छा, वो होगा कैसे, वो मैं अभी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि वो जब हम लोग इसकी क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको समझ आएगा ये टेबल क्या है, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। सेकेंड पोजिशन इज कॉल्ड फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड रिक्वायर्स दैट द फॉलोइंग टू टेस्ट आर पास्ड। सेकंड क्या है कि अगर आप अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं यूज़ करते तो फिर आप क्या यूज़ करें, आप यूज़ करें फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, इसमें भी आप दो टेस्ट लगाने हैं। पहला टेस्ट बिजनेस मॉडल का, अच्छा वो क्या कहता है, कहता है फाइनेंशियल एसेट इज हेल्ड विद इन अ बिजनेस मॉडल whose objective is to achieve both collecting contractor cash flows and selling financial assets. This means that the sales will be more frequent than for debt instrument held at amortized cost. For instance, an entity may sell the asset if the possibility of buying another asset with a high return arises। तो बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है रखना है, लेकिन अगर अच्छा ऑप्शन लगा तो बेच देना है। ठीक है, ये ऐसे ही है, मैं एग्जैक्ट नहीं है, ये ऐसे ही है। कुछ लोग गाड़ी रखते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने गाड़ी खरीदी, BRV यहाँ पे खरीदी, तो वो इस पर्पज से गाड़ी खरीदी कि बस अब ये मैंने रखनी है 20 साल 30 साल, बस जब तक चलेगी मैंने इसे रखनी है। जबकि वहीं पे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, वो गाड़ियों का काम करते हैं। अब वो गाड़ी खरीदते हैं, वो गाड़ी खरीद के अपने पास चलाते हैं, उसे चलाते तो हैं, लेकिन वो जब भी उसकी अच्छी प्राइस लगती है उसे बेच के दूसरी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो जो पहले वाला है कि बस अपने पास रखना है बिजनेस मॉडल टेस्ट, तो फिर आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे। अगर दूसरा है कि आपको अच्छी ऑप्शन मिली, आपने बेच देना है, तो फिर आप जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यूज करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज टेस्ट जो है वो सेम ही है जैसे कि अमोर्टाइज वाला था, कि आपने जो है कॉन्ट्रेक्चुअल सूद इकट्ठा करना है। कहता है फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन डेट दैट आर मेयर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम,
द एसेट इज इनिशियली रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसी तरीके से इंटरेस्ट इनकम इज कैलकुलेटेड यूजिंग इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट। दिस मीन्स दैट amounts that are recognized in profit or loss are the same as amount that would have been recognized in the profit and loss. Profit and loss if the financial asset had been measured at amortized cost, और क्या है, at the reporting date the asset will be revalued to fair value with a gain or loss recognized in other comprehensive income. This will be reclassified to profit and loss ऑन डिस्पोजल। ये हमारा जो है फाइनेंशियल एसेट का पोर्शन जो है खत्म हो गया। अब अगेन अगर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा ना यहाँ पे तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, बल्कि एक कर लेते हैं, टाइम नहीं ज़ाया होगा हमारा, एक कर लेते हैं क्योंकि आगे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन आ गया है, एक कर लेते हैं। बाकी फिर जब नया नया शुरू होगी फिर कर लेंगे। ठीक है जी। आज हमारा क्विज भी है IFRS 5 का और IAS 41 का, वो अगेन वो लास्ट हाफ एन आवर में करेंगे। ठीक है जी। हम पहली सेल्फ टेस्ट एग्जाम्पल करते हैं। 9 मिनट हैं, एक तो हो ही जाएगी। कहते हैं कंपनी इन्वेस्ट 5,000 इन 10% लोन नोट्स। ओके। अच्छा, जब इस तरह लिखा होता है ना बाय द वे, तो 5,000 10%, इसका मतलब ये होता है कि ये जो 10% है ये उसका कूपन रेट है। ठीक है, कूपन रेट है कि आपको इतना वो सूद दिया करेगा, सूद की पेमेंट इतनी ईयरली करेगा वो, अगर ईयरली लिखा हो या सेमी एनुअली लिखा, जो भी लिखा हो। कहते हैं लोन नोट्स आर रीपेबल एट अ प्रीमियम आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद प्रीमियम पे वापस करेंगे। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 12% चल रहा है। The company intends to collect the contractual cash flows, which consist solely of repayment of interest and capital, and have therefore chosen to record the financial asset at amortized cost। तो खुद उसने बता दिया amortized cost पे है। ठीक है, अब खुद बता दिया amortized cost। अगर ये ना भी बताया होता तो आप खुद चूज कर सकते थे कि ये जो बिजनेस मॉडल लगाया कि द कंपनी इंटेंड्स टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज विच कंसिस्ट सोनली ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल, और साथ में उसने ये लिखा होता, क्योंकि ये तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और अमोर्टाइज में सेम है, साथ में लिखा होता कि उसने इसको होल्ड करना है या बेचना है। तो अभी तो उसने बता दिया, कहता है व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 to 3। ओके जी, हम इसके लिए कर लेते हैं, हम एक्सेल बना लेते हैं। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए जो मैं आपको कह रहा था कि वो जो टेबल उसने बनाया हुआ है, हमारे पास 4 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहले कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ईयर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगी बिगिनिंग वैल्यू या ओपनिंग वैल्यू। ठीक है जी, बल्कि 5 आएंगे कॉलम। वैल्यू, अच्छा जी, ओपनिंग पूरा ही लिखते हैं, ओपनिंग वैल्यू। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाएगा, बल्कि मैं इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट लिखता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको कूपन रेट लिख देता हूँ या इंटरेस्ट पेड लिख देता हूँ, जो कि पे होना ही होना है। ठीक है, और उसके बाद लिख देता हूँ क्या, उसके बाद लिख देता हूँ, अच्छा, इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है, 12% है, और इंटरेस्ट पेड कितना है, दैट इज 10%। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे आ गया क्लोजिंग वैल्यू। अच्छा जी, ईयर 1 में क्या हुआ, एक साल में ओपनिंग वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ओपनिंग वैल्यू थी 5,000, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था साल के स्टार्ट में। ठीक है, पूरा साल गुजर गया। इफेक्टिव रेट जो है वो कितना है, वो है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12। ये है इफेक्टिव रेट। इंटरेस्ट पे कितना किया, इंटरेस्ट उसने पे किया 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये पे किया। देखिए, अब जो पे किया उसको हम नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि ये पे हो गया। बनता कितना था, 600, तो बाकी का जो 100 रह गया वो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहां पे फॉर्मूला ही लिखूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, मैं उसको माइनस को हटा देता हूं।
ठीक है जी, तो आपके पास क्लोजिंग वैल्यू आ गई। अब दूसरे साल के स्टार्ट पे क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, एंटर कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर इफेक्टिव रेट कितना बनेगा, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.12, एंटर किया। अच्छा, अब अमाउंट पे कितनी हो रही है, वही 10% मेन का, तो दैट इज अगेन 500 पे हो रही है। तो आपके पास जो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस माइनस दिस वन। अच्छा, तीसरे साल में क्या होगा जी, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में आपकी वैल्यू बन जाएगी ये वाली। अच्छा, अब आपका जो इफेक्टिव रेट है वो कितना है, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.12। अच्छा, और जो है आपके पास आ जाएगा, पेमेंट कितनी हुई, पेमेंट हुई जी इज इक्वल्स टू अगेन 500, और क्लोजिंग कितना आ जाएगा, दैट विल बी दिस प्लस दिस माइनस दिस, एंटर कर दिया। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस सारे को फॉर्मेट सेल, नंबर, ठीक है जी, मेरे पास ये आ गया। अच्छा, ये अब तीसरे साल के एंड पे देखिए, उसने कहा था प्रीमियम पे होगा ना, तो तीसरे साल के एंड पे प्रीमियम क्या, 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा वापस। 5-5 100 भी लेते रहे हैं हम लोग साल के साल में, ये 500 मिलियन भी हो सकता है, ठीक है। और एंड पे आपका जो है, जो इसको रिडीम होगा वो होगा 5,337 पे, यानी 5,000 आपका अपना और 337 आपको ऊपर प्रीमियम मिलेगा। यही क्वेश्चन में कह रहा था ना, वो कह रहा था जी आपका प्रीमियम पे होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था प्रीमियम पे होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है जी बनाएं जो है एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट हम बना लेते हैं। इसको मैं फॉर्मेट सेल मर्ज करता हूँ। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, आपके पास फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं आएगी, दिस इज फाइनेंस इनकम, ठीक है। कितनी कितनी है जी फाइनेंस इनकम, पहले साल की 600 है, दूसरे साल की 612 है, और तीसरे साल की 625 है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वाई इट इज 600, वाई इट इज नॉट 500। 500 तो कैश पे हो रहा है, हम तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलते हैं, हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे नहीं चलते, ठीक है। तो हम जितना कमा रहे थे उतना हम लोगों ने लिख दिया, 625 ये आ गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं आया। अच्छा, अगर हम लोग अब एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखते हैं, अब क्या होगा, अब यहां पे हमारे पास दो चीजें आएंगी, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल एसेट है, नॉन करंट एसेट है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो नॉन करंट एसेट है, पहले साल में, इसको मैं मिटा देता हूं, पहले साल में जब पहला साल का एंड हुआ, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी है एसेट की, आपके पास वैल्यू है पहले साल के एंड पे, जो कि नॉन करंट एसेट में आएगा 51,000 की, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये एक साल हो गया। अब जब दूसरा साल आपके पास एंड हुआ, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 5212। लेकिन मुझे ये बताएं, दूसरे साल के एंड पे ये जो वैल्यू है, क्या ये 2 साल बाद मिलेगी या ये विद इन 1 ईयर मिल जाएगी। आर यू देयर। ये तो मैं ये पूछ रहा हूं कि पहले साल के एंड पे तो हमारे पास ये 5100 नॉन करंट एसेट्स में आ गया क्लोजिंग वैल्यू से, ठीक है, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट है। अभी नॉन करंट एसेट इसलिए है कि ये एक साल से ज्यादा हमारे पास चलेगा। अब जब हम दूसरे साल के एंड पे जी। आए, तो हमारे पास 5212 का एसेट है, लेकिन ये 5, अच्छा बल्कि मैं ना, 1 मिनट से कम रह गया, मैं दोबारा आता हूँ इस पे, ठीक है, वापस आके डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ी देर बाद नया लिंक भेजता हूँ आपको, ठीक है। अल्लाह हाफिज।
ओके जी, वी वर टॉकिंग अबाउट, जो लास्ट हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा जी पहले साल के एंड पे हमारा नॉन करंट एसेट जो है वो कितने का हो गया, 5100 का, हमने नॉन करंट एसेट में लिख दिया। दूसरे साल के एंड पे हमारा नॉन करंट एसेट, हमारा एसेट है 5212 का, बट द क्वेश्चन इज वेदर इट शुड बी क्लासिफाइड अंडर नॉन करंट एसेट और इट शुड बी क्लासिफाइड अंडर करंट एसेट्स। इन माय ओपिनियन इट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट। उसकी उसकी रीजनिंग क्यों है वो मैं बताता हूं। उसकी रीजनिंग ये है कि विद इन 1 ईयर, 12 महीने, ये दूसरा साल का एंड है ना और ये तीसरे साल का एंड है, 12 महीने के अंदर अंदर तो इसने आपके पास कैश आ जाना है एक्चुअली। थर्ड ईयर में आपके पास कुछ भी नहीं है, थर्ड ईयर में तो आपको कैश मिल जाएगा ना। तो आपका एसेट ये फाइनेंशियल एसेट नहीं रहा आपके पास अब। एक्चुअली तो कैश भी फाइनेंशियल एसेट ही है, लेकिन बैंक में अगर पैसे आ गए तो वो आपका ये जो ये डेट खरीदा था ये तो आपका मेच्योर हो गया। तो थर्ड ईयर में तो कुछ भी नहीं आएगा, दूसरे साल में यही वाली जो क्लासिफिकेशन है वो नॉन करंट एसेट से करंट एसेट में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपकी जो है प्रेजेंटेशन बनेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो पर अगले अगली प्रैक्टिस पे चलते हैं। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, चले ठीक है। ओके जी, आगे आगे चलते हैं। क्या कहता है जी, कहता है a company invested in 10,000 shares of listed company in November 2017 at a मेरी आवाज आ रही है ना? एक दफा मुझे क्लियर कर दीजिएगा। क्या होता है? जी जी सर, आ जी, रही है आवाज। ठीक है, वेरी गुड। ये पता है ये वाला टॉपिक है ही थोड़ा सा क्रिटिक, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। अ कंपनी इन्वेस्टेड इन 10,000 शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी इन नवंबर 2007 at a cost of 4.2 per share. At 31st December 2017, the shares have a market value of 4.90. Prepare extract from statement of profit and loss for the year ended 31st December 2017 and statement of financial position as that date. अच्छा, अब इसमें उसने कुछ नहीं कहा ना कि क्या है क्या नहीं है, होल्ड करना है नहीं होल्ड करना। तो हम इसे, उसने क्या कहा था शेयर्स के लिए जो डिफॉल्ट पोजीशन है वो कौन सी होती है, प्रॉफिट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इक्विटी के लिए तो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो प्रॉफिट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो तो वो कैपिटलाइज नहीं होती, वो एक्सपेंस आउट हो जाती है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ही नहीं है और शेयर जो है वो 4.2 से 4.9 पे चलेगा। तो लेट मी इसको छोड़ देते हैं, एक और खोल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, कब उसने खरीदा था? उसने खरीदा था 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2017 है ना, तो हम 1 नवंबर ही कंसिडर करते हैं। कितना था जी? दैट वाज 4.20। अच्छा, 31 दिसंबर को 2017 को कितना का हो गया? 4.9 का, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 4.2 4.9। अच्छा, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया जी, डिफरेंस आ गया 0.7 का। और इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 शेयर से। तो हमारे पास बच गया जी कितना? हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू 7,000, राइट। अच्छा, अब ये तो आ गया हमारे पास, गेन आया ना ये, ठीक है। अब इसको कहाँ कहाँ पे हम लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे जी यहाँ पे, फॉर्मेट सेल करते हैं, मर्ज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चूंकि एक्सट्रैक्ट है हम एक्सट्रैक्ट इसको लिखते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसको कर लेने दे, फॉर्म मर्ज। अच्छा जी, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डॉलर्स हैं ये,
हम लिखेंगे जी गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा कितना, 7,000। ठीक है। जबकि आपके जो एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगा, फाइनेंशियल पोजीशन वो कितना होगा, उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है वो रीवैल्यू हो जाएगी किस पे, आगे 42,000। अगर मैं यहाँ पे इसको और आपको एलेबोरेट कर दूं, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू अच्छा, ये बन जाए, ये बनता है 42,000, ये बनता है 49,000। ठीक है जी, तो ये 7,000 आपका बन गया था, जो कि गेन आ गया था। अब क्या हुआ आपका, एक तरफ जो 7,000 गेन आया वो चला गया कहाँ पे, वो चला गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, और दूसरी तरफ जो आपकी वैल्यू थी 42,000 की, वो 49,000 की होगी। तो ये एक्चुअली एंट्री इसमें क्या हुई हुई होगी, देखिए एंट्री इसकी सिंपल सी है। आपके जो फाइनेंशियल एसेट है वो डेबिट हो रहा है 7,000 से। ठीक है, फाइनेंशियल जो है वो एसेट आपका डेबिट हो रहा है 7,000 से, और क्रेडिट बेसिकली आपका क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट हो रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है आपका, चूंकि प्रॉफिट आ रहा है तो गेन के से क्रेडिट हो रहा है, तो आपका एसेट डेबिट और गेन जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और ये आपकी जो है वो हो गई प्रेजेंटेशन होगी। तीसरे में चलते हैं जी, वो क्या कहते हैं, कहते हैं द कंपनी इन्वेस्टेड इन 20,000 शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी इन अक्टूबर 2017 एट अ कॉस्ट ऑफ 3.8 पर शेयर। एट 31st December 2017, 3 महीने बाद, द शेयर्स हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ 3.4, नीचे आ गए। द कंपनी आर नॉट प्लानिंग ऑन सेलिंग दीज शेयर्स इन द शॉर्ट टर्म एंड इलेक्ट टू होल्ड देम एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब उसने कहा जी इसको क्या करना है, इसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे लेके चलना है। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस and other comprehensive income for the year ended 31st December 2017 and statement of financial position for at position at as at that date। ओके, तो इसका भी बना लेते हैं। मैं ये वाली जो है शीट इसको खत्म कर देता हूँ। अच्छा जी, इस वाली शीट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम क्या करते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम, ये क्या हुआ, फिर वही शीट कॉपी करती मैंने। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम क्या करते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम लोग जो कॉस्ट ऑफ एसेट होती है उसको कैपिटलाइज करते हैं। तो 1 नवंबर को कितने का खरीदा था, 3.8 का खरीदा था। अच्छा, इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं बताई गई, चलो ठीक है। 1 दिसंबर को 20,000 शेयर थे, कितने, 3.4 का था, नहीं 3.8 का खरीदा, और शेयर थे जी कितने, 20,000। ठीक है, अगर मैं इसको इज इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3.8 करूं, तो हमारे पास 76,000 के हमारे पास थे। 1 नवंबर नहीं, ये 1 अक्टूबर होगा। ठीक है, अब 31 दिसंबर को क्या हुआ, वो आगे 3.4 पे 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, विल गेट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3.4। तो ये आ गया 68। तो लॉस कितना हो गया, बेसिकली लॉस हो गया 8,000 का, दो लॉस हुआ है ये। ठीक है, अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी इसको कहाँ पे लेके जाना है आपने, इसको आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव के थ्रू लेके जाना है, अपने उसमें जो है इक्विटी रिजर्व में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस एंड
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, उसमें 8,000 इसके थ्रू जाता है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, बल्कि यहाँ पे तो नहीं, हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू वहां पे जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी, ये हमारा 8,000 का लॉस आ गया, ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो नहीं है, डेट है ना ये, शेयर्स ही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अच्छा, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है वो चले जाएंगे किस पे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आपके चले जाएंगे 68,000 पे, जो कि रिपोर्ट होंगे। और साथ में जो है आपका दूसरी साइड पे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट रिजर्व के नाम से, रिजर्व रिजर्व के नाम से आएगा, जो कि आपका 8,000 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स शेयर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से यहाँ पे आ गया, जो कि नेगेटिव, जाहिर बात है, लॉस आया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और बाकी जो है आपका 68,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर रिपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके जो है वो 76,000 से 68,000 पे आ गए। दिस इज हाउ इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस जो है, सॉरी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से वो रिपोर्ट होगा, ठीक है जी। ये तो था फाइनेंशियल एसेट्स के मुतालिक। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पे। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज थोड़ी सी इजी हैं एज कंपेयर टू फाइनेंशियल एसेट्स, इतने रूल नहीं है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में, सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला रूल है, और रूल नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एनी लाइबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था टू रिसीव कैश, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ठीक है। अच्छा, वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। वो क्या था, वो था कि टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट्स विच आर पोटेंशियली फेवरेबल, क्योंकि वो एसेट था। अच्छा, वो कहता है दैट विल और मे नॉट बी सेटल इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देके वो सेटल नहीं हो सकती, वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं। एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंक्लूड ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर लोन्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे बिल्कुल एंड पे जाऊंगा। अच्छा, वो क्या कहता है, कहता है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज कैसे करनी है, एट initial recognition an entity shall measure a financial liability at its fair value. This is often the net proceeds being the cash received less any issue cost associated with issuing liability. Subsequent measurement क्या होगी, subsequent measurement of financial liabilities are after initial recognition an entity should classify all financial liabilities other than liabilities held for trading and derivatives that are liabilities एट अमोर्टाइज कॉस्ट। तो इसमें हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट वाला ही मॉडल लगेगा, इसमें कोई वो मॉडल नहीं है कि थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और जो है अमोर्टाइज कॉस्ट, इसमें सिर्फ अमोर्टाइज कॉस्ट है। द अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल मेथड इज सेम एज फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द फाइनेंशियल एसेट्स, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग इंटरेस्ट इनकम एंड ईयर एंड एसेट देयर विल बी फाइनेंस कॉस्ट एंड ईयर एंड लाइबिलिटी। अभी उसको सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम्स में इसको भी क्लियर कर लेते हैं। लेट मी, ये मैं इसको कहता हूँ, ये हमारी, इसको रीनेम कर देता हूँ, एक मिनट। फाइनेंशियल एसेट की थर्ड प्रॉब्लम थी, ये फाइनेंशियल एसेट की सेकंड प्रॉब्लम थी, और ये फाइनेंशियल एसेट की फर्स्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे, बल्कि इसको नहीं करता, डिलीट कर दिया, इसी को लेके चलता हूँ, मूव और कॉपी। अच्छा, ये हमारी हो गई क्या, रीनेम किया, फाइनेंशियल लायबिलिटी की पहली प्रॉब्लम, ठीक है जी। अच्छा, चूंकि अब हमारे पास इफेक्टिव इनकम, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव इसमें आना चाहिए था बाय द वे, फाइनेंशियल एसेट की पहली प्रॉब्लम में, एक मिनट सिर्फ, इंटरेस्ट रिसीव्ड आना चाहिए था, पेड नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट था। और यहाँ पे फाइनेंस इनकम, ठीक है, बाकी सारा। अच्छा जी, हमारे पास अब जो फाइनेंशियल लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ चीज़ें क्या चेंज होंगी,
यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी यहाँ पे करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे फाइनेंस इनकम की जगह फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ही आ जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट सारी बाकी वही होगा। ओके जी, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, क्या कहता है जी क्वेश्चन में, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में कहता है कंपनी इशूज 5% लोन नोट्स एट देयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000। मैंने आपको दोबारा पहले भी कहा था, जब जब यहाँ पे इसके साथ लिखा होता है, यहाँ ये कूपन रेट होता है, यहाँ ये वो होता है जिस जिस पे आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। कहता है विद एन इफेक्टिव रेट ऑफ 5%। अच्छा, इफेक्टिव रेट भी 5% है, और जो है लोन जो जिस पे रिसीव पे करेगा वो भी 5% है। तो जितना इफेक्टिव रेट है उतना ही पे करेगा, तो देर विल बी नो डिफरेंस। फिर भी देखते हैं, द लोन नोट्स आर रीपेबल एट अ पार आफ्टर 4 ईयर। देखिए, खुद ही पता लग रहा है कि जब 5% ही जो है कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है, और 5% इफेक्टिव है, तो जितना उसने कमाना है उतना ही पे कर देना है, या जितना लाइबिलिटी बनी है उतनी पे कर देनी है, तो 4 साल बाद वो पार पे ही होंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज व्हेन द लोन नोट्स आर इशूड, व्हाट अमाउंट्स विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ईयर 1 to 4। ओके, तो ईयर 1 to 4 अब दिखाना है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओपनिंग वैल्यू कितनी है जी? ओपनिंग वैल्यू है 5% लोन नोट एट 20,000, तो ओपनिंग वैल्यू है 20,000। इफेक्टिव है जी 5%, और पेड भी है 5%। अच्छा जी, ये आ गया 5% ऑफ 20,000, और ये भी 5% ही है। 5% ऑफ 20,000, ये भी उतना ही है। तो क्लोजिंग वैल्यू भी आपकी कितनी होगी? मैं प्रॉपर फॉर्मूले से ही करता हूं, ताकि आप लोगों को, अच्छा, ये ऐड हो जाएगा माइनस ये लेस हो जाएगा, तो आपके पास 20,000 आएगा। और मजे की बात है, मैं इस सारे को ड्रैग करता हूं क्योंकि वो यही रहेगा। ठीक है, इसको भी ड्रैग कर दिया मैंने, इसको भी ड्रैग कर दिया मैंने, इसको भी ड्रैग कर दिया, जो कि उसने कहा था पार पे ही 4 साल बाद होगा। अच्छा, पहले साल की फाइनेंस कॉस्ट डेफिनेटली 1,000 है, दूसरे साल की भी 1,000 है, तीसरे साल और चौथे साल की भी 1,000 है। ठीक है जी, मुझे 1 मिनट चार्जिंग लगा लेने दीजिएगा, वेट कीजिएगा। ओके जी, तो ये तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट 4 सालों की आ गई। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज अगेन, अब सिर्फ इसमें वही है। पहले साल की नॉन करंट लायबिलिटी देखें, अगेन पहले साल के एंड पे नॉन करंट लायबिलिटी वाज 20,000। ओके, अच्छा, दूसरे साल के एंड में फिर नॉन करंट लायबिलिटी 20,000 है। तीसरे साल के एंड में आप देखें, अब 1 साल बाद इसने पे ऑफ हो जाना है, तो तीसरे साल के एंड में ये 20,000 होगी, और चौथे साल में ये होगी ही नहीं, ना इधर होगी ना इधर होगी, क्योंकि चौथे साल में इसने वैसे ही पे ऑफ हो जाना है। ठीक है, ये भी आ गया, और ये भी आ गया। ओके जी, तो हमारे पास जो है ये बन गई फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का पहला, जो कि उतना ही पार भी वही था और इंटरेस्ट रेट भी वही था। अच्छा, अब मैं इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दूसरे के लिए। फाइनेंशियल लाइबिलिटी की हमारे पास दूसरी हो जाएगी सेकंड। ओके जी, मैं इसको थोड़ा सा
ओके जी, सेकंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या कहता है सेकंड एग्जाम्पल में, कहता है अ कंपनी इशूज 0% लोन नोट्स एट देयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ 40,000। ठीक है जी, 0% लोन नोट्स पे उसने किया, 40,000 इशू किया। द लोन नोट्स आर रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 11,800 आफ्टर 3 years। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। देखिए 9% इफेक्टिव रेट है, लेकिन वो कोई पैसा नहीं पे करेगा। जब ऐसा होता है, इसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स या जीरो कूपन डिबेंचर्स। तो अब क्या होगा, डेफिनेटली साल के एंड में ही सारे पैसे होंगे। देख लेते हैं, उसने खुद बता दिया 11,800 होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे। कहता है व्हाट अमाउंट will be recorded as financial liability when the loan notes are issued, what amounts will be shown in a statement of profit and loss and statement of financial position from 1 year to 3। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो अब उसने आगे नहीं था मांगा, अब उसने आपसे एंट्री भी मांग ली। ठीक है, एंट्री क्या मांगी है, वो कहता है बताओ भाई एंट्री क्या होगी जब आपने लोन नोट इशू किए। तो एंट्री विल बी सिंपल, फॉर्मेट सेल, मर्ज। अच्छा जी, एंट्री हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो डेफिनेटली हमारे पास कैश डेबिट क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा कैश और बैंक अकाउंट। कितने से, क्योंकि जब इशू किया, कितने इशू किए, 40,000 से। ठीक है जी, तो 40,000 से आपके पास जो है वो कैश या बैंक में पैसे आए होंगे, और क्रेडिट क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। कितने से आ गई, 40,000 से। ठीक है जी, अच्छा अब क्या होगा, ईयर वन में ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 40,000। अच्छा, इफेक्टिव रेट कितना है, दैट इज वो कहता है 9% इफेक्टिव रेट है। और इंटरेस्ट पेड कितना है, 0%, कोई भी पे नहीं हो रहा। तो होगा क्या, पहले साल में आपके पास दैट विल बी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9%। एंटर किया, 36 हो गया, जीरो पेड है। ठीक है, तो आपके पास क्लोजिंग वैल्यू क्या हो गई, 40,000 प्लस 3,600 माइनस दिस वन। एंटर किया। अच्छा, उसके बाद आपके पास ओपनिंग वैल्यू कितनी आ गई, दिस वन। एंटर कर दिया। इफेक्टिव रेट कितना है जी, दिस मल्टीप्लाई बाय 9%। एंटर किया। अच्छा, उसके बाद जीरो पे हुआ है, तो आपके पास अगेन यहां पे कितना आएगा, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस माइनस दिस। एंटर किया, हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, तीसरे में क्या होगा, इज इक्वल्स टू ये आ गया। एंटर कर दिया। अच्छा, हमारे पास क्या है, इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 9%। एंटर किया, तो यहाँ पे जीरो आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, दिस प्लस दिस माइनस दिस वन। एंटर किया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको, इस पूरे को जो है वो फॉर्मेट सेल, नंबर, नंबर, डेसिमल को खत्म करता हूं। तो देखें हमारे पास जो है ये कितनी अमाउंट आ रही है, अगर हम लोग यहां पे इसको करें, इज इक्वल्स टू दिस माइनस 40,000। एंटर किया, तो ये देखें 11,800, वो 801 जो है राउंडिंग का डिफरेंस आ रहा है। ये 801 वही है जो कि उसने कहा था 11,800 प्रीमियम पे होगा। तो 40,000 तो अपना मिलना है, और 11,800 उसका अपना होगा। जब हमें 4 साल नहीं करना, इसको डिलीट कर देता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। फाइनेंस कॉस्ट पहले साल की कितनी है, इज इक्वल्स टू, एंटर दिस, दूसरे साल की कितनी है, दिस, तीसरे साल की कितनी है, दिस। ठीक है, अच्छा अब नॉन करंट लायबिलिटी पहले साल की कितनी है, ये वाली। दूसरे साल की नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो अब क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी करंट लायबिलिटी। और कितनी है वो है जी 47,524। और तीसरे साल में होगी ही नहीं, क्योंकि तीसरे साल में आपने डेफिनेटली पे ऑफ कर दी है। तीसरे साल के एंड में वो प्रीमियम पे पे ऑफ हो गई, 40,000 भी आपने वापस कर दिया, और 11,800 भी माइनस कर दिया, बैक कर दिया होगा। ठीक है जी, हमारे पास आ गई ये भी, दूसरी वाली भी हमारे पास होगी। इसको भी मैं मूव और कॉपी करता हूं,
ताकि अब मैं तीसरी के लिए जाता हूं, रीनेम। आई गेस ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक था क्योंकि आप सारे ही खामोश हैं, इजंट इट? जी जी, मैं गौर से सुन रहा हूँ। अच्छा, गौर से सुन एग्जैक्टली लो। सर। ठीक है। एंड इसको कर दिया और इसको कर दिया। अच्छा जी, अब अच्छा ये है वैसे टॉपिक जो है ना, बड़ा वो क्रिटिकल सा टॉपिक है, क्योंकि आगे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज हर कंपनी में ही होती हैं। तो इनको कैसे मेजर करना है, कहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, और इसको देखिए आगे भी मैंने आपको कहा था, दो चीजें होती हैं टैक्स की अगर बात करें, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस, एक होती है टैक्स अवेयन। टैक्स अवेयन चोरी में आती है, जबकि जबकि टैक्स अवॉइडेंस लीगल तरीके से हम लोग लॉस को यूज करके अपना टैक्स को रिड्यूस करते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ लीगल तरीके होते हैं जिसको हम यूज करके अपने प्रॉफिट्स के ऊपर जो है वो इफेक्टिवनेस ला सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास आ गया, अ कंपनी इशूज 4% लोन नोट्स विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000। द लोन नोट्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। लोन नोट्स जो है वो 2.5% डिस्काउंट पे इशू हुए, एंड 534 ऑफ इशू कॉस्ट आर इनकर्ड। तो ये कॉस्ट है उनकी, ठीक है। The loan note will be repayable at a premium of 10% after 5 years. The effective rate of interest is 7%. What amount? 4% है, ठीक है। What amount will be recorded as financial liability when financial notes are issued? What amount will be shown in the statement of profit and loss and statement of financial position for first year? Okay, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसको, इस एंट्री से भी पहले इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट। ओके, वो कहता है लोन नोट कितने की इशू की है? 20,000, मतलब आपके पास यू आर सपोज टू गेट 20,000। तो लोन नोट जो थे वो कितने के थे? वो थे 20,000 के, जिसमें से आपने सीधा सीधा जो है लेस डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कितना दिया जी डिस्काउंट? आपने डिस्काउंट दे दिया 2.5% का, तो डिस्काउंट हो गया जी 2.5%। अच्छा, 2.5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%। एंटर कर दिया तो 500 आपने डिस्काउंट दे दिया, और आपने जो है वो कॉस्ट भी इनकर की लेस। कॉस्ट जो है वो कितनी है? वो थी जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी 534, 534 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी। अच्छा जी, तो आपके पास जो अमाउंट आई होगी, कैश जो रिसीव हुआ होगा, वो कितना रिसीव हुआ? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस। एंटर किया तो कैश तो आपके पास आया 18,966। तो आप जो एंट्री करेंगे वो कितनी करेंगे? 18,966 की। और फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो जो है आपकी, जो जाहिर बात है कैश तो आया आपके पास 18,966, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी भी जो आपकी रिकॉर्ड होगी वो कितने से होगी? दैट विल बी 18,966। इनिशियली आपने इसको इतने पे रिकॉर्ड किया। अच्छा, पहले साल में क्या हुआ? ओपनिंग वैल्यू कितनी है जी? ओपनिंग वैल्यू है आपकी 18,966। अच्छा, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? 18,1966 पे ही जो इफेक्टिव इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 9%। अच्छा, इंटरेस्ट तो इतना आ गया, लेकिन सवाल ये है, अच्छा ये सॉरी 9% सर नहीं। रेट चेक कर लीजिएगा एक हाँ, दफा। मैं रेट चेक करने लगा हूँ। रेट है, इफेक्टिव रेट है 7%। 7 है और ये 4% है। अच्छा, तो हमारे पास आ जाएगा 7%। अच्छा, ये तो आपके पास आ गया जो इफेक्टिव रेट से आपने पेमेंट करनी थी, जो लायबिलिटी थी। देखिए लायबिलिटी के ऊपर जो रेट लगेगा, लेकिन सवाल ये है अगले ने आपको पैसे कितने दिए? अगले ने तो आपको 20,000 दिया है, तो उसे तो आपने 20,000 पे करना है ना, क्योंकि उसने तो 20,000 दिया। वो तो डिस्काउंट और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो तो आपकी थी, आपने अपने हिसाब के लिए किया, तो उसको जो इंटरेस्ट पे करोगे
वो आप 20,000 पे ही पे करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4%, क्योंकि उसको तो इतने उतने पे ही चाहिए ना। तो बाकी की क्लोजिंग वैल्यू क्या आ गई आपके पास? बाकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई दिस प्लस दिस माइनस दिस वन। एंटर किया मैंने, तो मेरे पास जो है फॉर्मेट सेल नंबर, मेरे पास ये नंबर आ जाएंगे पहले साल के एंड में। अब वो रिक्वायर क्या कर रहा है, वो कोई कह रहा है व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर 1 ईयर। तो हमारे पास 1 ईयर ही आएगा, ये 2 साल हमारे पास नहीं आएंगे। डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। तो डेफिनेटली पहले साल की जो फाइनेंस कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 1328। और पहले साल की जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो भी होगी 19 इज इक्वल टू दिस। एंटर कर दिया। ठीक है जी, चूंकि अभी करंट लाइबिलिटी है ही नहीं तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं होगा। दिस इज हाउ विल बी रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। अच्छा, अब हम लोगों ने दो एक्सट्रीम बात की ना, हम लोगों ने बात की डेट फाइनेंशियल एसेट्स की। फाइनेंशियल एसेट्स या डेट होंगे या इक्विटी में होंगे। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की बात की, जो कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होंगी। प्रेफरेंस शेयर्स की अब अगर बात करें, आगे कॉमन शेयर्स की बात हो रही थी, कहते हैं इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब ये होता है कि वो कभी भी आप कंपनी के पास वापस जाके ये नहीं कह सकते भाई ये लो टाइम हो गया मुझे मेरे पैसे दो। नो, यू कैन नॉट, यू विल बी ट्रेडिंग देम इन द सेकेंडरी मार्केट। तो दे आर क्लासिफाइड एज इक्विटी unless the terms of the shares carries an accumulative dividend, in which case they are considered to be financial liability. और if the preference shares are redeemable, मतलब 4 साल 5 साल के बाद उनका टाइम है, आप 5 साल के बाद जाते हैं, आप जाकर रिडीम करा लेते हैं, तो देन दे आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए फिर अगर बात हो रही होगी तो इधर दे विल बी फाइनेंशियल एसेट्स और दे विल बी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। इस तरीके से हमारे 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो और खत्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड होगा वो IS 7 का स्टैंडर्ड होगा, जो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होगा। बल्कि मेरा ख्याल है